Hello student, how are you? Welcome to my channel. My channel name is Physics Made Easy by Darshan Dave and I am Darshan Dave. So today I am going to teach you some interesting topic. बट उससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जीज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल देखा था हमने, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज देखा था इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? तो आज उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखने देखने जाने वाले हैं। और एक चीज़, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम आज सीखने वाले हैं। उसके अंदर क्या है कि कोई भी कंडक्टर को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो कंडक्टर के अंदर क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, तो वो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग चीज़। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, राइट? बट बेटा वंस अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज का लेक्चर हम देखें उससे पहले प्लीज़ एंश्योर दैट यू हैव वॉच ऑल द पार्ट्स फ्रॉम पार्ट 1 टू पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 2। अगर आप ये करोगे तो आपको कोई भी टॉपिक समझने में इजी रहेगा, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, राइट? तो हियर सबसे पहले देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2.5, टेक्सचुअल इलस्ट्रेशन। Determined, see here, determine electrostatic potential energy of a system consisting two charges 7 microcoulomb and -2 microcoulomb एंड विथ नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये लाइन जो हमारे लिए है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे है विथ नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, प्लेस्ड एट -900 एंड +900 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले पार्ट ए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो चार्ज दिए हैं, वन इज Q1 विच इज 7 माइक्रोकुलम एंड सेकेंड वन इज Q2 विच इज -2 माइक्रोकुलम। तो ये 7 माइक्रोकुलम है, तो माइक्रोकुलम मतलब 7 इंटू 10⁻⁻6 कुलम एंड Q2 इक्वल टू -2 इंटू 10⁻6 कुलम। ठीक है, देखो दोस्तों ये मैं ओरिजिन ले लेता हूँ, यानी ये जो पॉइंट होगा वो होगा 0,0,0, राइट? और एक चार्ज जो है Q1, तो Q1 जो है उसके कोऑर्डिनेट है सपोज -9 सेंटीमीटर 0,0। तो -900 मतलब ये नेगेटिव एक्सिस पे होगा, तो ये नेगेटिव एक्सिस पे मतलब कि ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस उसको मैं -9 सेंटीमीटर लूँगा, ठीक है? तो ये जो होगा ये ऑलरेडी 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे माइनस क्यों है दोस्तों? क्योंकि ओरिजिन से लेफ्ट साइड है तो -9, बट डिस्टेंस ऑलवेज हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है? तो ये डिस्टेंस हुआ 9 सेंटीमीटर। अच्छा, दूसरा चार्ज है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है? 9 सेंटीमीटर, 0,0 यानी +9 है ना? तो ये +9 मतलब ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो यानी ये जो पूरा डिस्टेंस है ओरिजिन से लेके Q2 तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी 9 सेंटीमीटर है, राइट? मतलब कि दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हुआ? 9 + 9 मतलब 18 सेंटीमीटर, यस और नो? सो सेपरेशन बिटवीन देम इज गिवन बाय R इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करो तो आएगा 0.18 मीटर। अब आपको फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी एंड विथ नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है तो दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो हमने देखा था बेटा, U इक्वल टू, अगर दो चार्ज है तो होगा K Q1 Q2 अपॉन R। उसमें Q1 एंड Q2 आर द चार्जेस, K इज कांस्टेंट एंड स्मॉल r इज द सेपरेशन। So in absence of external electric field, potential energy is given by U equal to K Q1 Q2 by R. So K is a constant, its value is 9 into 10 raised to 9. Q1 7 into 10 raised to -6. Q2 -2 into 10 raised to -6, and the distance R is 0.18 meter. So its value comes -0.7 joule. सो ये तो हुई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्ज वेयर देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? अब
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनेटली अवे फ्रॉम ईच अदर। तो यानी अब ये दोनों चार्ज को सेपरेट करना है और हमें ले जाना है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, यानी इसको भी मुझे ले जाना है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे और ये चार्ज को भी मुझे ले जाना है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। यानी अभी सेपरेशन है 18 सेंटीमीटर और अब ले जाना है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो 18 सेंटीमीटर पे दोस्तों एनर्जी कितनी आई थी, के Q1 Q2 अपॉन आर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थियरम W इक्वल टू होता है डेल्टा यू, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू। डेल्टा यू मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी U2, इनिशियल मतलब U1। दोस्तों U2 मतलब फाइनली हमें कहाँ ले जाना है, इनफाइनाइट पे। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू U2 और U2 इज द पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी, राइट। और U1 मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट गिवन डिस्टेंस। तो गिवन डिस्टेंस मतलब 0.18 मीटर डिस्टेंस पे, वो ऑलरेडी हमने फाइंड कर ली है, ये है 0.7 जूल। सो U2 इक्वल टू 0। अच्छा, इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको समझाऊँ। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन के Q1 Q2 अपॉन आर, राइट। अगर यहाँ पे आप आर इनफाइनाइट रख दोगे तो फॉर्मूला आएगा के Q1 Q2 के Q1 Q2 अपॉन इनफाइनाइट, राइट। किसी के भी अपॉन में इनफाइनाइट आता है तो इसका फाइनल आंसर क्या होता है, 0। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे यहाँ पे आर इनफाइनाइट रखेंगे तो एनर्जी का आंसर क्या आएगा, 0। तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होगा, 0। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो हमने फाइंड करी है यानी जो 0.18 मीटर पे है वो, तो U2 इज इक्वल टू 0 एंड U1 इक्वल टू U। तो U2 का आंसर आप ले लो 0 माइनस U1 इक्वल टू U, और वो U कितना है बेटा, माइनस 0.7। तो माइनस 0.7, सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो फाइनली द वर्क डन टू सेपरेट देम इज इक्वल टू प्लस 0.7 जूल। ठीक है ना। तो इट इज़ द वर्क टू सेपरेट द बोथ द चार्जेस टिल इन्फिनिटी। अभी तीसरा क्वेश्चन क्या है, सपोज हाँ अभी तीसरा क्वेश्चन क्या है, सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू A into 1 upon r square, where A is 9 into 10 raised to 7. What would be the electrostatic energy of the configuration B, right? तो अब दोस्तों सिचुएशन चेंज हो गई। देखो पहले दोनों पार्ट में A और B में ऐसा था कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमारे पास कितने चार्ज है, दो, Q1 एंड Q2। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक थियरी देखी थी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका फॉर्मूला क्या देखा था हमने, तो U इक्वल टू QV1 प्लस QV2 प्लस के Q1 Q2 अपॉन R1, राइट। वंस अगेन U इक्वल टू QV1 प्लस QV2 प्लस के Q1 Q2 अपॉन R12, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे वैल्यू रखनी है हमें V1 और V2 की। बेटा V इक्वल टू एक्चुअली फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन E डॉट डी एल, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है, राइट। अच्छा, यहाँ पे E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल मतलब मैं डिस्टेंस ले लूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज़ इक्वल टू, अगर मैं दोस्तों R ले लूँ तो V का आंसर क्या होगा, E इंटू आर। वंस अगेन देखो दोस्तों, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन E डॉट डी एल। ई को कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन डी एल, देखो डी एल मतलब स्मॉल डिस्टेंस, उसका इंटीग्रेशन मतलब टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ सपोज R। तो V का फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू आर। सो V इक्वल टू E इंटू आर, बट आपको E की वैल्यू दी, आपको V की E की वैल्यू दी है, E की वैल्यू क्या है, A अपॉन आर स्क्वायर। देखो दोस्तों यहाँ पे आपको E की वैल्यू दी है, E की वैल्यू है
ए अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे ई की जगह पे आप वैल्यू रखो ए अपॉन आर स्क्वायर, तो ए अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, एक आर कैंसिल हो जाएगा, यस और नो। तो फाइनली v का आंसर होगा a इंटू आर। तो अब जो हमारा ये फॉर्मूला है वो कैसे बनेगा, देखो दोस्तों, q की जगह पे q1, v1 की जगह पे a बाय आर वन, एंड q की जगह पे q2, v2 की जगह पे a बाय आर टू, प्लस के q1 q2 अपॉन आर वन टू, राइट। वंस अगेन अगर आपको ये टॉपिक, सॉरी ये स्टेप मैं फिर से समझाता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यानी ये फॉर्मूला था q1 v1 प्लस q2 v2 प्लस के q1 q2 अपॉन आर वन टू, राइट। अब v इक्वल टू ई डॉट आर वो कैसे आया कि v इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल, ई को कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन डी एल। बेटा डी एल इक्वल टू स्मॉल डिस्टेंस और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको टोटल डिस्टेंस, उसको मैं r ले लेता हूँ, तो v इक्वल टू क्या होगा e इंटू आर। आपको दूसरी तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हो दोस्तों, देखो कि इलेक्ट्रिक v का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए होता है के क्यू बाय आर, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट। अच्छा, यहाँ पे दोनों जगह मैं r से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे इंटू आर किया, यहाँ पे इंटू आर किया, राइट। तो यहाँ पे एक आर कट हो गया, तो के क्यू अपॉन आर का फॉर्मूला क्या होता है v, तो v इक्वल टू क्या होगा e इंटू आर, राइट। तो v इक्वल टू e इंटू आर होता है, यहाँ पे e की वैल्यू दी है a अपॉन आर स्क्वायर, एक r कैंसिल हो गया, तो v का आंसर होगा a अपॉन आर। सो फाइनली Q1 a अपॉन आर वन प्लस Q2 a अपॉन आर टू प्लस के Q1 Q2 अपॉन आर वन टू। Q1 यानी पहला चार्ज कितना है 7 माइक्रोकूलम, तो 7 इंटू 10⁻⁻6। ए की वैल्यू कांस्टेंट आपको दी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 9 इंटू 10⁻7, राइट। So 9 into 10⁻7, not 5. I think 9 into 10⁻7. Okay. So it is 9 into 10⁻7. Okay. Not 5, 7. बेटा PDF में आपको, अब मैंने आपको भेजी है, यहाँ पे थोड़ा उसमें चेंज कर लेना क्योंकि ये 9 इंटू 10⁻7 है, राइट। ओके, और ये 0.09, ये R1 0.09, 0.09 कैसे बेटा, R1 इक्वल टू डिस्टेंस। तो एक चार्ज जो है वो ओरिजिन से कितना दूर है, एक चार्ज है वो ओरिजिन से कितना दूर है 9 सेंटीमीटर, दूसरा चार्ज भी ओरिजिन से कितना दूर है 9 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे Q1 इक्वल टू U इक्वल टू Q1 A बाय R1 प्लस Q2 A बाय R2। तो 7 इंटू 10⁻6 इंटू 9 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाई 0.09। Q2 मतलब -2 इंटू 10⁻6, A मतलब 9 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाई R2 मतलब 0.09। और ये ऑलरेडी हमने पहले फाइंड कर लिया है दोस्तों। देखो हम आगे की स्लाइड में आप देखो तो के Q1 Q2 अपॉन R हमने फाइंड कर लिया है -0.7। सो बाय प्लेसिंग देयर वैल्यू वी हैव फाइनल आंसर 49.3 जूल, right? So now let us move on. Illustration number 2.6. A molecule of substance has permanent electric dipole moment of magnitude 10 raised to -9 कूलम मीटर। यानी एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट कितना है दोस्तों 10 इंटू 10 रेज टू -29 कूलम इंटू मीटर। A mole, once again, a mole of substance is polarized by applying a strong electric field of magnitude 10 raised to 6 वोल्ट पर मीटर। यानी यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10 raised to 6 वोल्ट पर मीटर। The direction of the field is suddenly चेंज बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यहाँ पे आपको एक एंगल दिया है, कितना दिया है 60 डिग्री। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम चेंज करते हैं कितना डिग्री 60 डिग्री। एस्टिमेट द हीट रिलीज्ड बाय द सब्सटेंस इन अलाइन इट्स डायपोल अलोंग अ न्यू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, yes or no? And simplicity, assume 100% polarization
इज ऑफ इट्स सैंपल। मतलब कि यहाँ पे ये जो सब्सटेंस है उसके सैंपल में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेंगे और पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन मतलब पोल्स सेपरेट होंगे, तो जितने मॉलिक्यूल है वो सब के पोल्स सेपरेट होंगे, राइट। तो हियर डायपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज गिवन बाय 10⁻⁻29। यहाँ पे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए हमें कैलकुलेट करना है। तो एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट है 10⁻29। सो डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, आप जानते हो दोस्तों 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23, ये एवोगैड्रो नंबर जितने होते हैं। बट हम अप्रोक्सीमेटली फॉर सिंप्लिसिटी हम लेंगे सिर्फ 6.02 नहीं लेंगे, सिर्फ लेंगे 6। तो एक मॉलिक्यूल का 10⁻29, तो 6 इंटू 10⁻23 यानी 1 मोल के अंदर जो मॉलिक्यूल है उनका डायपोल मोमेंट कितना। तो ये जो हुआ ये आपका हुआ टोटल डायपोल मोमेंट ऑफ 1 मोल, डायपोल मोमेंट ऑफ 1 मोल, 1 मोल, यस और नो। अच्छा, नाउ फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये जो फॉर्मूला है वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जो डायपोल की वैल्यू है वो कितनी है, 6 इंटू 10⁻⁻6। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁻6। अच्छा, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। दोस्तों यहाँ पे डायपोल को कैसे हम चेंज करते हैं, 60 डिग्री। मतलब कि हम जब डायरेक्शन चेंज करते तब जाके एंगल 60 बनता है, यानी पहले जो एंगल होगा वो तो 0 ही होगा, ठीक है। तो ये कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 1 मतलब थीटा 1 हो जाएगा 0, ठीक है। और फिर हम जब चेंज करते तब एंगल कितना है दोस्तों, 60 डिग्री। तो cos 0 का आंसर दोस्तों होता है 1 और cos 60 का आंसर होता है 1/2। ये 10⁻6 और -6 कैंसिल हो जाएंगे, तो 6 इंटू cos 0 का आंसर 1 और cos 60 का आंसर 1/2। तो 1 माइनस 1/2, ठीक है। तो यानी होगा 3/2, तो 1 माइनस 1/2 तो हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो फाइनली 2 माइनस 1 यानी 2 माइनस 2 1 2 माइनस 1 यानी ये 1/2 इंटू 6 यानी हो जाएगा 3, ठीक है। नाउ ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, ठीक है। तो मतलब कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमें हीट एनर्जी फाइंड करनी है, तो हमने फाइंड की पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड में एनर्जी कभी वेस्ट होती नहीं है। मतलब एक टाइप की जो एनर्जी है वो 100% दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब कि यहाँ पे डायपोल को मूव करने के लिए जो भी एनर्जी हम जो भी पोटेंशियल एनर्जी हमें मिली वो सारी पोटेंशियल एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होगी। तो हीट एनर्जी इक्वल टू हाउ मच जूल, 3 जूल, राइट। So it is illustration number 2.6. Now some theory question. State and prove various properties shown by conductor placed in the electrostatic field. यानी अब ये टॉपिक में हम क्या देखना चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, आप जानते हो दोस्तों करंट कंडक्टर किसको बोलते हैं, अ सब्सटेंस विच कैन पास द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कंडक्टर। ऐसा कोई एक कंडक्टर है, वो कंडक्टर को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। तो क्या क्या उसके अंदर चेंजेस होते हैं, ठीक है, क्या क्या वो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है वो हम देखते हैं। तो जो प्रॉपर्टी है वो हम पहले देखेंगे और फिर उसका प्रूफ भी देंगे, राइट। प्रॉपर्टी देखो, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर, राइट। अच्छा चलो ये समझते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। देखो इन दिस फिगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसके अंदर हम एक कंडक्टर को रखते हैं, तो यानी ये जो है ये क्या है दोस्तों, कंडक्टर, ठीक है। अच्छा कंडक्टर के अंदर
आप जानते हो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, राइट। यानी ये इलेक्ट्रॉन को जब भी ये इलेक्ट्रॉन को अच्छा, ये कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे पार्टिकल होते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। वी नो दैट when a charge q is placed in electric field experience force F equal to q into E, you know that. But if the charge is negative then the force is opposite to the electric field. यानी यहाँ पे once again, if a charge q is placed in the electric field E, according to chapter number 1, force acting on it F is equal to q into E, right. बट अगर ये चार्ज नेगेटिव होगा दोस्तों, ये चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। तो चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स जो लगता है वो अपोजिट डायरेक्शन। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स देखो एक साइड आके स्टोर हो जाते हैं। यानी ये जो चार्ज है उसको हम इंड्यूस्ड चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? इंड्यूस्ड चार्ज। बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल, it is free electrons begin to move opposite to the external electric field, right. Negative charges are induced on the left side, यानी लेफ्ट साइड पे यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो गए और राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गए। अच्छा, अब दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्वेश्चन ये है कि ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो देखो, अभी तो चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन मूव होना शुरू हुए हैं, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स धीरे 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 यहाँ लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होते जाएंगे। अच्छा, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिपॉजिट होंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। अच्छा, अगर जब ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेफ्ट डायरेक्शन में है इज बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो राइट डायरेक्शन में है, जब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो जाएंगे, ऑपोजिट इन डायरेक्शन तो है ही, तब जाके ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा हो जाएगा? ज़ीरो, ठीक है। तो यानी आ गया बेटा, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर। वंस अगेन दोस्तों देखो, थियरी में मैंने क्या लिखा है? व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ई एक्सटर्नल, इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन बिगिन टू मूव अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। यानी लेफ्ट साइड पे नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन और राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज मतलब यानी पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाएंगे यानी इंड्यूस हो जाएंगे। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल, कब तक ये प्रोसेस चालू रहेगी दोस्तों? टिल the E induced set up by the induced charge becomes equal and opposite to the external electric field। यानी ये जो induced electric field है, ये induced electric field external electric field जितना हो जाएगा तब ये डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक साइड डिपॉजिट होते हैं और दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो जाएंगे तब ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉप हो जाएगा। तो अब अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का ट्राई करें तो ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। वाई वी आर टेकिंग माइनस ओवर हियर? बिकॉज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो दोस्तों राइट है।
तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0. So that's why the net electric field is 0 in the interior of a conductor. बेटा बहुत ही सिंपल है, ठीक है. नेक्स्ट, इनसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल इज कांस्टेंट. इनसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल इज कांस्टेंट. अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें. व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो दैट ई नेट इक्वल टू 0. ठीक है ना. ये टॉपिक में हमने क्या देखा, टोटल ई नेट क्या है, 0. अच्छा, now from the relation between electric field and potential E equal to minus dV by dr. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो dV by dr भी क्या होगा, माइनस dV by dr भी क्या होगा, 0. ठीक है, यानी पोटेंशियल का डेरिवेटिव क्या है, 0. और आपको पता है किसका डेरिवेटिव 0 आता है, जो कांस्टेंट होता है. तो यानी यहाँ पे पोटेंशियल का डेरिवेटिव 0 है, मतलब पोटेंशियल कैसा होगा, कांस्टेंट. यानी ऐसे कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल होगा कांस्टेंट. दोस्तों देखो क्या क्या प्रॉपर्टी, जब भी कोई कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस फोर्स अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. और कब तक ये इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, जब तक ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ना हो जाए. जब भी दोनों सेम हो जाएंगे तब ये इलेक्ट्रॉन की मोशन स्टॉप हो जाएगी और तब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0. ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं. अच्छा, दूसरा पॉइंट समझो दोस्तों, इनसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल कैसा है, कांस्टेंट. कैसे कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर. दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो डी वी बाई डी आर भी क्या होगा, 0. अच्छा, डी वी बाई डी आर 0 मतलब डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज 0. यानी v का डेरिवेटिव 0 मतलब जिसका डेरिवेटिव 0 वो होता है कांस्टेंट. और अदर वर्ड वी कैन से दैट कांस्टेंट का ही डेरिवेटिव क्या होता है, 0. तो मतलब कि जो v होगा यानी पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा. तीसरा पॉइंट, द नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज 0. नाउ ये समझने का ट्राई करते कि अंदर चार्ज क्यों 0. क्योंकि दोस्तों फ्रॉम गॉस थियरम फ्लक्स फाई इक्वल इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन 0. अच्छा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो चार्ज भी क्या होगा, 0 ही होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0. तो अंदर चार्ज भी क्या होगा दोस्तों, 0. ठीक है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन चार्ज. अगर चार्ज 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो चार्ज 0. यस. नाउ ऑप्शन 4 property 4, just outside the surface of the charged conductor electric field must be normal to the surface. Just outside the surface of charged conductor electric field must be normal to the surface. तो देखो यहाँ पे मैं एक फिगर आपको बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूँ, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड. अब यहाँ पे मैं कंडक्टर रखता हूँ, यानी यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये कौन सा चार्ज होगा दोस्तों, नेगेटिव चार्ज. यानी ये कंडक्टर का सरफेस है, तो कंडक्टर के सरफेस से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होगा, नॉर्मल. अगर वो नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है, अगर ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉर्मल नहीं होगा तो क्या होगा, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेर नॉट नॉर्मल टू द सरफेस it would have some non-zero component of electric field along the surface. Due to this component of free charges inside the conductor experience force and move. ये समझने का ट्राई करते हैं दोस्तों. यहाँ पे देखो ये एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर को मैंने यहाँ पे नॉर्मली रखा है. तो अगर नॉर्मली हमने रखा है तो आपको ये कंडक्टर का यही पोर्शन, यही पार्ट दिखेगा. तो यहाँ पे यही पार्ट आपको दिख रहा है. यानी यहाँ पे टोटली जो कंडक्टर है, कंडक्टर इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द बॉड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा दोस्तों तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको कोई नॉन ज़ीरो कंपोनेंट मिलेगा, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगा.
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगा तो अकॉर्डिंग टू सी फर्स्ट प्रॉपर्टी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वो दोनों सेम नहीं होंगे। अगर वो दोनों सेम नहीं होंगे तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो मोशन कंटिन्यू रहेगी, और मोशन कंटिन्यू रहेगी उसके कारण आपको कुछ करंट देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे ऐसा कोई करंट आपको दिखाई देता नहीं है, यानी कोई भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखो तो कंडक्टर के अंदर कोई करंट पास होता नहीं है। इसका मतलब यही हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, नॉर्मल टू द सरफेस। फिर से थोड़ा ये समझने का प्रयत्न करो। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉर्मल नहीं होगा दोस्तों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई ना कोई कंपोनेंट होगा कि जिसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगा। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं है तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो चार्ज की मोशन होगी, और ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज देयर शुड बी अ करंट, यानी करंट प्रोड्यूस होगा। बट ऐसा कोई करंट कंडक्टर में दिखता नहीं है। जब भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सिर्फ रखते हो तो ऐसा कोई करंट कंडक्टर के अंदर दिखता नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल ना हो ऐसा नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपलसरी नॉर्मल ही होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होगा कंडक्टर के सरफेस से, तो मतलब कि आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो मिलेगा, राइट। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो इन अ केविटी ऑफ होलो चार्ज सिलेंडर। यानी यहाँ पे नॉट सिलेंडर बट हियर वी आर टेकिंग कंडक्टर। ओके, सो प्लीज़ थोड़ा करेक्ट कर लेना पीडीएफ में। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो इन अ केविटी ऑफ होलो चार्ज कंडक्टर। यानी आपके पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर में यहाँ पे कैविटी है, ये पोर्शन कैसा है, कैविटी वाला, ठीक है। यानी मतलब देखो मैं ये कंडक्टर ड्रॉ करूँ, ये कंडक्टर है, ठीक है। यहाँ पे तो पूरा कंडक्टर है, बट यहाँ पे कुछ नहीं है, ये पोर्शन में आप कुछ नहीं दिखता, यानी ये जो पोर्शन है, इतना पोर्शन है, यहाँ पे क्या है, कैविटी। तो हियर वी हैव अ कंडक्टर हैविंग सम कैविटी। ओके, अच्छा, अब हमको पता है कि अगर ऐसे कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम रखते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नॉर्मल टू द सरफेस होगा। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस, यस और नो। तो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। अच्छा, और इनसाइड सच अ कंडक्टर वी नो दैट इलेक्ट्रिक चार्ज ज़ीरो। देखो बेटा प्रॉपर्टी नंबर 3, द नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो, ठीक है। तो अगर ये कैविटी के आसपास, ये जो है कैविटी, कैविटी के आस ये जो है ये कैविटी है, कैविटी के आसपास अगर मैं गॉसियन सरफेस ले लूँ, सी गॉसियन सरफेस इज शोन बाय ग्रीन डॉटेड लाइन। अगर मैं गॉसियन सरफेस ले लूँ तो हियर इन द गॉसियन सरफेस देयर वेर नो चार्ज। अगर चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, ज़ीरो। याद है ना दोस्तों आपको गॉस थ्योरम, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इक्वल टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन ज़ीरो, राइट। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज नहीं होगा, क्योंकि जो चार्ज होता है वो चार्ज एक साइड और दूसरी साइड, यानी यहाँ पे चार्ज होगा नहीं। तो सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन ज़ीरो, तो यहाँ पे सिग्मा क्यू हो जाएगा ज़ीरो। तो अगर सिग्मा क्यू ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा दोस्तों, ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर भी होगा ज़ीरो, राइट। तो फिर से यहाँ पे एक कंडक्टर है, कंसिडर अ कंडक्टर हैविंग सम कैविटी, इट इज़ प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ़ वी कंसिडर गॉसियन सरफेस अराउंड द कैविटी, तो ये गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है। अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज प्रपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। वंस अगेन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज प्रपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो है ये एक कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर, राइट।
हैविंग इरेग्युलर सरफेस, देखो ये इरेग्युलर शेप, देखो इसका जो शेप है वो कैसा है, इरेग्युलर। लेट सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी यहाँ पे जो चार्ज है वो चार्ज की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है दोस्तों, सिग्मा। तो आपको पता है दोस्तों सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी याद करो, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। क्या होता है, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दोस्तों यहाँ पे कितनी है, सिग्मा। ठीक है। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, चूज अ शॉर्ट सिलेंडर लाइक अ पिल बॉक्स एज अ गॉसियन सरफेस अबाउट दिस पॉइंट, यानी यहाँ पे ये सरफेस के ये पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो आपको पता है कि कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो कंडक्टर के अंदर तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब हम देखना चाहते हैं कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो यहाँ नहीं, यानी यहाँ पे सरफेस पे कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट को मैं नाम दे दूँ पी पॉइंट, राइट। यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो कंसीडर अ गॉसियन सरफेस लाइक अ पिल बॉक्स, ऐसा एक पिल बॉक्स जैसा एक गॉसियन सरफेस हमने ले लिया। ठीक है। यहाँ पे सम पोर्शन इज इनसाइड द कंडक्टर, सम पोर्शन इज आउटसाइड द कंडक्टर। तो द पिल बॉक्स इज पार्शियली इनसाइड एंड पिल बॉक्स इज पार्शियली आउटसाइड द कंडक्टर। इट हैज़ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया डेल्टा एस, देखो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है दोस्तों, डेल्टा एस। एंड निग्लिजिबल हाइट, यानी यहाँ पे हमने नोटिसेबल हाइट फिगर में बताई है, मगर यहाँ पे हाइट हम लेंगे निग्लिजिबल। ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, तो यानी ये कंडक्टर के अंदर के पोर्शन में, यानी ये पोर्शन की अगर हम बात करें तो अंदर, यानी जो अंदर होगा, जो पार्ट पिल बॉक्स का अंदर होगा कंडक्टर के, तो वहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। और आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज नॉर्मल टू द सरफेस, यानी ये जो ये सरफेस है, ये सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसा है दोस्तों, नॉर्मल, यानी इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये येलो लाइन से बताया मैंने। ठीक है। नाउ फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डेल्टा एस, चैप्टर 1 में फॉर्मूला आता था ना, फ्लक्स मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। दोस्तों देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है अपवर्ड, और ये क्रॉस सेक्शन का एरिया वेक्टर, दोस्तों एरिया वेक्टर कौन से डायरेक्शन में होता है, याद करो, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस क्रॉस सेक्शनल सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ई और एरिया वेक्टर डेल्टा एस दोनों सेम डायरेक्शन में है दोस्तों। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ई डेल्टा एस कॉस जीरो, तो फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस जीरो। नाउ फ्लक्स की एक और डेफिनेशन है दोस्तों, फ्लक्स फाई इक्वल अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। याद करो फ्लक्स फाई इक्वल क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। नाउ बाय कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशन, ई डॉट डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। ठीक है। नाउ सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, तो चार्ज हमने ले लिया क्यू, सरफेस एरिया डेल्टा एस, तो क्यू का आंसर क्या है, सिग्मा इंटू डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू ये इक्वेशन में रख दो। तो फाइनली ई इंटू डेल्टा एस इक्वल टू, बेटा क्यू का आंसर सिग्मा इंटू डेल्टा एस अपॉन एप्सिलॉन जीरो, क्या कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, डेल्टा एस। तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो। दोस्तों एप्सिलॉन जीरो इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी ये तो है कांस्टेंट। तो फाइनली हमको मिलेगा ई प्रपोर्शनल टू सिग्मा, फाइनली हमको क्या मिलेगा, ई प्रपोर्शनल टू सिग्मा। तो ये प्रॉपर्टी एकदम ध्यान से शांति से फिर से मैं समझाता हूँ, ध्यान रखो दोस्तों। हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज प्रपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट। तो हम ऐसा करते हैं, सरफेस पे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी तो हमको पता चल जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज़ प्रपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हम पहले, हमारा एम है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। तो यहाँ पे ये एक सरफेस है, कंसिडर अ चार्ज कंडक्टर ऑफ इरेग्युलर शेप, और यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है दोस्तों, सिग्मा।
और सरफेस के कोई पॉइंट, ये रहा पॉइंट P, यहाँ पे ये सरफेस पे है, तो यहाँ पे मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए चूज अ सिलिंड्रिकल, चूज अ स्मॉल सिलेंडर लाइक अ पिल बॉक्स एज अ गॉसियन सरफेस। दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए याद करो चैप्टर 1 में गॉसेस थियरम आता था, तो वो गॉसेस थियरम से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली फाइंड कर सकते थे। तो गॉसेस थियरम यूज़ करने के लिए आपको गॉसियन सरफेस चाहिए, तो हमने एक कंसिडर चूज अ शॉर्ट सिलेंडर पिल बॉक्स एज अ गॉसियन सरफेस अबाउट दिस पॉइंट, राइट। दिस पिल बॉक्स इज पार्शियली इनसाइड पार्शियली आउटसाइड। दोस्तों जो पार्ट अंदर होगा तो वहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, वो तो पता है, और जो बाहर होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जितना सरफेस पे होगा उतना ही बाहर होगा, राइट। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो एंड आउटसाइड इट इज़ नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, राइट। और ये क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया डेल्टा एस, तो डेल्टा एस क्रॉस सेक्शन, उसका एरिया है डेल्टा एस, और इसका एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये सरफेस से परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन। सो फाइनली फिगर में हमको मिला इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया वेक्टर डेल्टा एस दोनों पैरेलल है। सो फ्रॉम द formula of flux phi equal to vector E dot vector delta S, E delta S cos 0. Why cos 0? Because E is parallel to delta S, right? And from the Gauss theorem, flux phi equal to Q by epsilon 0. By comparing these two equations, E into delta S equal to Q by epsilon 0. Now from the definition of surface charge density sigma equal to charge upon सरफेस एरिया, तो चार्ज Q अपॉन डेल्टा एस, तो Q का आंसर होगा सिग्मा इंटू डेल्टा एस। प्लेसिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो E इंटू डेल्टा एस, Q का आंसर सिग्मा इंटू डेल्टा एस कैंसल, फाइनली E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। Here epsilon 0 is constant, therefore E proportional to sigma, यानी कोई भी कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट इज अवर सिक्स्थ एप्लीकेशन, राइट। सो ये क्वेश्चन में क्या क्या हमने किया है, क्या क्या प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, वो याद रखते हैं। पहले सबसे पहली प्रॉपर्टी, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो इन द इंटीरियर पोर्शन ऑफ अ कंडक्टर, यानी कोई भी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो कंडक्टर के अंदर के पोर्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ज़ीरो। क्यों ज़ीरो होता है? क्योंकि एक्सटर्नल जो होता है उसके हिसाब से अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट हो जाता है, तो फाइनली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज़ीरो। नाउ इनसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल कांस्टेंट, क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस dV/dr, तो dV/dr भी होगा जीरो, तो पोटेंशियल कैसा होगा? कांस्टेंट। अच्छा, चार्ज भी क्या होगा? जीरो। क्यों चार्ज जीरो होगा दोस्तों? क्योंकि चार्ज जीरो होगा इसलिए बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो चार्ज भी क्या होगा? जीरो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, आउटसाइड द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के नॉर्मल ही होना चाहिए। ऐसा क्यों दोस्तों? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं होगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई तो नॉन जीरो कंपोनेंट हमको मिलेगा, और वो नॉन जीरो कंपोनेंट के कारण वो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन ज़ीरो होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन ज़ीरो होगा तो कुछ चार्ज पे कुछ फोर्स लगेगा, तो चार्ज की मोशन होगी और हमको करंट मिलेगा। बट यहाँ पे ऐसा कोई करंट हमें दिख नहीं रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई नॉन ज़ीरो कंपोनेंट नहीं होगा, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परफेक्टली नॉर्मल ही होगा सरफेस से, राइट। और इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो इन अ केविटी ऑफ होलो सिलेंडर, यानी ऐसा कोई कंडक्टर है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं और उसके अंदर कैविटी है, तो कैविटी के अंदर के पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक गॉसियन सरफेस कंसिडर किया अराउंड द कैविटी, वहाँ पे चार्ज जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? जीरो। एंड लास्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी।
तो दोस्तों ये तो थी सारी प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोस्तों ये ध्यान से याद रखना, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, तो नेक्स्ट लेक्चर में ये लेक्चर का जो बेसिक है वो आपको याद होना चाहिए, राइट। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। दोस्तों शील्डिंग वर्ड आया, कैप्टन अमेरिका का शील्ड आपको याद है ना, वो शील्ड क्या करता है, कैप्टन अमेरिका को हर एक मुसीबत से बचाता है। तो ऐसा कुछ शील्डिंग जैसा कुछ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो, कंसिडर अ कंडक्टर विथ अ कैविटी विथ नो चार्ज प्लेस इनसाइड द कैविटी, यानी कोई एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर के अंदर क्या है, कैविटी, और इसके अंदर कोई चार्ज बार्ज नहीं है, ठीक है। इट इज प्लेस्ड इनसाइड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहाँ पे दोस्तों एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इट इज प्लेस्ड इनसाइड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज जीरो। ऑब्वियस है ना दोस्तों, चार्ज जीरो है, तो अगर यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस कंसिडर करें, तो अगर चार्ज जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। दोस्तों देखो, ये कंडक्टर को मैं एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखता हूँ, अंदर कैविटी है, कैविटी के अंदर बिकॉज ऑफ देयर इज नो चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा जीरो। द कैविटी इनसाइड द कंडक्टर इज, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैविटी है, ये कैविटी इट इज शील्डेड फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी द कैविटी इनसाइड द कंडक्टर इज शील्डेड फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी बाहर कितना भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ पे रख दो, अंदर ये कैविटी के अंदर के पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगा, बिकॉज वहां पे चार्ज जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। मतलब ऐसा कंडक्टर, उसकी कैविटी के अंदर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट नहीं होगी, मतलब ये जो कैविटी है इट इज शील्डेड, यानी ऐसा शील्ड बन गया है उसके आसपास कि बाहर कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कैविटी के अंदर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। दिस फिनोमिना दोस्तों, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, राइट। इसका एग्जाम्पल, इन अ थंडर स्टॉर्म अ पर्सन सिटिंग इनसाइड अ क्लोज कार, यानी एक पर्सन है वो क्लोज कार के अंदर बैठा है, ठीक है। जो कार है वो कंडक्टर की बनी होती है ना, जो कार जो होता है वो मेटल से बने, उसका जो बॉडी होता है वो मेटल से बना होता है। अगर वहाँ पे लाइटनिंग की इफेक्ट होती है, ठीक है, तो अगर लाइटनिंग की इफेक्ट होगी तो वो पर्सन को वो लाइटनिंग, यानी बाहर अगर लाइटनिंग होती है और वो पर्सन कार के अंदर बैठा है, तो वो पर्सन को वो लाइटनिंग की इतनी ज़्यादा इफेक्ट एक्सपीरियंस वो नहीं करेगा, क्योंकि वो क्लोज कार के अंदर बैठा है, कंडक्टर के अंदर बैठा है, तो अंदर कैविटी जैसा माहौल हो गया, और वो कैविटी में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई इफेक्ट नहीं होती। यानी ये जो लाइटनिंग होती है ना दोस्तों, तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ही फिनोमिना है, ठीक है, उसके कारण ही लाइटनिंग होती है। कैसे कि जैसे जो क्लाउड होते हैं, तो क्लाउड एक दूसरे के साथ टकराते हैं ना, तो चार फ्रिक्शन होता है, वो फ्रिक्शन के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और लाइटनिंग होती है, ठीक है। तो अगर कहीं ऐसी लाइटनिंग हो रही है और एक पर्सन है वो वहाँ पे मौजूद है, बट वो क्लोज कार के अंदर बैठा है, तो लाइटनिंग की यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की उसके ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट होगी नहीं, बिकॉज दैट पर्सन इज शील्डेड बाय द बॉडी, यस और नो। सो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। सो राइट अ नोट ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो इससे भी बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है, ठीक है। उसके अंदर हम देखेंगे कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, यानी एक नया स्टेप है ये चैप्टर का, वो हम सीखेंगे। बट इससे पहले दोस्तों, आज के लेक्चर में आपने जितना भी देखा है वो अच्छे से आपको लर्न करना है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।